नमस्कार साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 के द्वितीय चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। मतदान को लेकर के जिस तरह की आशंका पहले चरण के बाद व्यक्त की जा रही थी, वह आशंकाएं दूसरे चरण में भी सही साबित हुई। अर्थात पहले चरण में जो कम मतदान का ट्रेंड शुरू हुआ, वह दूसरे चरण में भी लगातार जारी रहा। ऐसी स्थिति में हम चुनाव बाद के जो कम मतदान होने के कारण जो राजनीतिक समीकरण उभर रहे हैं, उन पर हम विशेष रूप से गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारी चर्चा में शामिल हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज को करीब से समझने वाले और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लगभग सबसे अधिक अनुभवी नेता और भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी नरेंद्र सिंह भाटी। नमस्कार, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। चुनाव संपन्न हो चुका है। पहले चरण में कम मतदान हुआ, फिर सभी पार्टियों के द्वारा प्रयास किए गए कि मत प्रतिशत बढ़ा जाए, लेकिन पहले चरण का ट्रेंड दूसरे चरण में भी दिखाई दिया। जो कम मतदान हुआ है, इसको आप गौतम नगर लोकसभा सीट के संदर्भ में कैसे देखते हैं? ये बात सही है कि मतदान थोड़ा कम हुआ है और इसके कारण कोई ऐसा विशेष वो नहीं कि कोई वोटर में नाराजगी थी या किसी खास वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि एक तो मौसम भी गर्मी का है, किसान का काम, और ये जो रोजाना मौसम विभाग कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहा है कि आज ओले पड़ जाएंगे, आज बारिश हो जाएगी, आज ये हो जाएगा, होता भी रहा है। तो किसान की एक वर्ष की फसल है, उसका भूसा भी अगर है जंगल में तो पहले वो उसको लाने की सोचता है। तो उसकी वजह से किसान क्यों काम में था, मजदूर काम पे था, तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ा है, 2-4% का, ज़्यादा नहीं। और वैसे जो एक्टिव लोग थे, जो पॉलिटिकल या बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, उसने मतदान किया है, तो इसलिए बीजेपी पे उसका कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप बता रहे हैं कि मतदान पर मौसम का प्रभाव और किसान की फसल, किसान ने जो है विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में अपनी फसल को प्राथमिकता दी, काम को प्राथमिकता दी, जिस कारण ये आपके अनुसार चुनाव प्रभावित हुआ है। कम मतदान को भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए और विपक्षी दल इंडिया गठबंधन अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। जहां इंडिया गठबंधन इसको इस रूप में ले रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है, तो यह मतदान इंडिया गठबंधन के फेवर में जाता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से अपने अनुकूल परिभाषित कर रही है कि यदि ज्यादा मतदान होता तो उसको कहते हैं कि यह बदलाव का प्रतीक है। लेकिन मतदान कम है, इसका मतलब विपक्षी दलों के जो मतदाता हैं वह वोट गिरने नहीं निकले हैं और इसका फायदा भाजपा को मिला है। तो इस दोनों की जो परिभाषा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, नेता लोग तो अपने अपने पक्ष में दलीलें तैयार करके रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पार्टी विशेष का वोट रुका है या किसी पार्टी विशेष का पड़ा है। जो कहीं मतदान कम हुआ है तो वो सब पार्टियों का ही हुआ है। और वो जहां तक गौतम बुद्ध नगर का सवाल है, वहां लोग हमेशा से वोट इतना ही पड़ता है। वहां पहले भी इतना अधिक मतदान नहीं हुआ है जितना होता है, क्योंकि वहां आधी पॉपुलेशन तो बाहर ही रहती है। तो नोएडा का हजारों परिवार तो विदेशों में ही हैं, जो उनके वही नहीं खोलते हैं, मतलब दरवाजे ही, फ्लैट ही बंद होते हैं। ऐसे भी वोटर हैं, उनका वोट बना हुआ है, वो इंडिया में ही नहीं है, या इंडिया में हैं तो कहीं दूसरी जगह हैं, या मतदान अपना कहीं और उनका इंटरेस्ट है, तो वो लोग यहाँ उपस्थित ही नहीं थे, तो उनको वो कम मानते हैं। कम नहीं है, जो लोग यहाँ रह रहा है, जो लोग यहाँ एक्टिव है, जिसका कारोबार यहाँ है, उसने सब ने वोट किया। 19 की अपेक्षा लगभग 7% मतदान कम गौतम बुद्ध नगर में हुआ है। तो क्या यह कम मतदान हार जीत के अंतर को कम ज्यादा प्रभावित कर पाएगा? ऐसा है, 19 के चुनाव में और 24 के चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? 19 का गौतम बुद्ध नगर लोकसभा पर जो चुनाव हुआ था वो 22 लाख वोटों पे था लगभग, और अब जो 24 में हम चुनाव संपन्न कराए हैं वो 27 लाख वोटों पे।
5 लाख वोट का भी बढ़ा है। तो उसमें से कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ कहीं चला गया है, या जितना भी वोट बढ़ा है वो भी, उसका भी वो देखना पड़ेगा। और ऐसा कुछ नहीं है, गांव में अगर वोट कम हुआ है तो उसमें किसी पार्टी विशेष का नहीं हुआ है, सबका हुआ है। ज्यादा हुआ है, सबका हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी का जो औसत है जीत का, वो घटेगा नहीं। तो मंत्री, गौतम बुद्ध नगर की 5 विधानसभा सीटें, नोएडा, दादरी, ये लगभग लगभग 7.5 से ऊपर है। मत प्रतिशत भले ही कम हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा यही मतदान है, हाँ। 3.5 लाख के प्लस में है। इसके बाद जेवर, सिकंदराबाद और खुर्जा, 3 विधानसभाओं पर जो 19 की अपेक्षा है मतदान कम हुआ है, नोएडा, दादरी और जेवर। इनकी अपेक्षा भले ही मतदान कम हुआ है, लेकिन इनकी अपेक्षा सिकंदराबाद और खुर्जा पर मतदान अधिक हुआ है। ये जो दादरी, जेवर, नोएडा की अपेक्षा खुर्जा और सिकंदराबाद में मतदान अधिक हुआ है, मैं इसको इस संदर्भ में पूछ रहा हूँ क्योंकि जो बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे राजेंद्र सिंह सोलंकी, इनके लिए एक चर्चा थी कि ये इनका गृह क्षेत्र है, इनका गढ़ है, यहीं पर ये सक्रिय है। तो 3 विधानसभा सीटों पर कम मतदान और 2 पर, उन पर जहां पर बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी उम्मीदवार राजेंद्र सिंह सोलंकी अधिक सक्रिय हैं, वहां पर ज्यादा मतदान होना, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये लोगों का आकलन गलत है कि वहां बसपा के उम्मीदवार को एक जाति विशेष का आने से चुनाव पलट गया या कोई फर्क पड़ गया। तो राजेंद्र सोलंकी क्या हमारे बाबा जो है योगी आदित्यनाथ जी से बड़े लीडर हैं। वो बुलंदशहर भी सभा किए हैं, वहां भी किए हैं, गौतम बुद्ध नगर में भी झाझर पे सभा किए हैं, शिकारपुर में बुलंदशहर पे किए हैं, लगातार वो बने रहे हैं। राजनाथ जी यहाँ मीटिंग किए हैं, हम लोग लगे रहे हैं। क्या आप समझते हैं क्या ठाकुर मतदाता सब राजेंद्र सोलंकी गया? वो इतने बड़े लीडर आ गए थे कि उनके लिए वो वोट प्रभावित हो गया। आप वोट खुलेंगे देख लेना, हम बराबर लड़े हैं ठाकुरों में, कहीं हम ज्यादा हैं, कहीं वो ज्यादा है, 150 वोट, इतना फर्क है। तो जो ये मैसेज ड्रॉप करने का प्रयास किया गया पहले अरे चरण के मतदान से ही, और अब दूसरे चरण में भी काफी शोर मचा रहा कि ठाकुर पार्टी से नाराज है, अपना अनुभव होता है। नहीं, देखिए, मेरा जो है मानना, वो क्योंकि बिल्कुल आपको तो ऐसा नहीं है। पार्टी ने जिम्मेवारी भी उन्हीं क्षेत्रों की दी थी, खुर्जा, ऐसा सिकंदर। कुछ नहीं, हमारी तो सारी लोकसभा की, हमारे क्षेत्र में तो बुलंदशहर लोकसभा जी। भी है, हमारी तो बुलंदशहर की भी थी जिम्मेदारी। हम तो बुलंदशहर पे भी काम कर रहे थे, यहाँ भी कर रहे थे। अब यहाँ थोड़ा ज्यादा कर रहे थे, यहाँ जरूरत पड़ रही थी तो ज्यादा कर रहे थे, वहां कम जरूरत थी तो कम कर रहे थे। वो अलग बात है, जरूरत के हिसाब से काम होता है राजनीति में। जहां ज्यादा इमरजेंसी है वहां पहले पहुंचा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब 4 जून को रिजल्ट खुलेंगे, आप जब खुर्जा का रिजल्ट देखेंगे, सिकंदराबाद का रिजल्ट देखेंगे, जेवर का रिजल्ट देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि चुनाव क्या कह रहा है। कहीं हम कमजोर नहीं लड़े हैं, या कोई इतने बड़े लीडर से हमारा मुकाबला नहीं था कि हम उसे काबू ही नहीं कर पा रहे थे। मैं भी वहां 3 बार एमएलए रहा हूं, अब भी 2 बार से एमएलसी हूं। मैं डेली लोगों के वोटर के टच में रहता हूं। वो 20 साल बाद दिखाई दिए थे बसपा के नेता, और लोग भीतरघात कर रहे थे बीजेपी वाले, उससे ऐसा लग रहा था, लेकिन भीतरघात वाले 10 वोट भी नुकसान नहीं कर पाए। चलिए, आपने भीतरघात का बात कही, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की बड़ी पार्टी, देश की बड़ी पार्टी, प्रदेश की बड़ी पार्टी, जिले की बड़ी पार्टी। जिले में 1 दशक से पार्टी गुटबाजी से ग्रसित रही है। हालांकि पार्टी संगठन और पार्टी के नेताओं के द्वारा भरसक प्रयास किए गए कि ये जो गुटबाजी है इसकी खाई को पाटा जाए। चुनाव से 1 सप्ताह पहले सकारात्मक संदेश पार्टी की तरफ से आए, नेता गले मिले, दिल कितने मिले?
अब मैंने तो नहीं देखा गले वले मिलते हुए, मैं तो कहीं और रहा हूँगा, लेकिन ये तो जो है एक सामाजिकता है। क्या जो है विरोधी गले नहीं मिलते हैं। जिन लोगों से हम चुनाव लड़ रहे थे उनसे भी तो हम गले मिल रहे थे, अगर कहीं मिलते थे गांव में, गलियारे में, शहर में आमना सामना होता था तो गले मिलते थे। ईद भी आ गई थी बीच में चुनाव के, तब भी गले मिले थे। जो लोग वोट नहीं दे रहे हैं उनसे भी गले मिले थे। तो ये तो एक सामाजिक वो है। अच्छा, इसी सवाल को मैं ऐसे पूछता हूँ, इस चुनाव में पार्टी की गुटबाजी ज्यादा मुद्दा था या ठाकुर समाज का विद्रोह? नहीं, कोई विद्रोह नहीं था ठाकुर समाज का। कुछ लोग थे जो हल्ला काट रहे थे, जो वोटर था वो साइलेंट था, और साइलेंट जो वोटर था उसने बीजेपी को वोट किया। तो पार्टी की गुटबाजी? पार्टी गुटबाजी लोगों के मनों में रही होगी, वो हमें जमीन पे नहीं दिखाई दी। और ना उससे चुप चुप से राजनीति में कुछ नहीं होता है। राजनीति में तो डंडा लेके सड़क पे दौड़ना पड़ता है। कोई ये सोचता हो यहाँ इन जिलों में इतना बड़ा नेता कोई नहीं है, घर में अंदर लेट के और बाहर नुकसान कर दे, इतने बड़े नेता यहाँ नहीं थे। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब जिले में जो देश की विपक्ष की स्थिति है वही जिले में लगभग स्थिति। अब इस जिले में विपक्ष तो उस स्थिति में बचा मुझे वर्तमान में दिख रहा है, और जब तक कोई बड़ा चमत्कार राजनीतिक स्तर पर न हो जाए तो विपक्ष को उठने में भी टाइम लगेगा तब तक। तो आप अब इस गौतम बुद्ध नगर की राजनीति को कैसे देखते? देखिए, गौतम बुद्ध नगर की राजनीति जो है, ये तो मैं मानता हूं कि थोड़ी सी कॉमर्शलाइज की तरफ है। लोगों के अपने अपने कारोबार हैं, काम है, क्योंकि किसानों की भी जमीनें गवर्नमेंट ने ले ली हैं, तो किसान के बच्चों पे भी अब छोटे मोटे कारोबार या और ही चीजें हैं, तो उधर ध्यान बटाना पड़ता है, उधर ध्यान देना पड़ता है। तो उससे ऐसा लगता है, लेकिन राजनीति तो अपनी जगह स्थिर है। और दुनिया में दो ही चीजें हैं जो कभी ना रुकती हैं, ना हटती हैं, ना बदलती हैं, राजनीति और ब्याज। ये तो निरंतर चलने वाली चीजें हैं, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये तो चलती रहेंगी। लोग बताते हैं कि यदि विपक्ष नहीं होगा तो पार्टी के अंदर गुटबाजी ही एक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। इस बात से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं, क्या कहें? नहीं, विपक्ष है। विपक्ष ना होता तो कैंडिडेट कहाँ से आते? वर्तमान में आज तो है, लेकिन आगे जो हालात बनते दिख रहे हैं, विपक्ष बहुत कमजोर स्थिति में आ गया। आगे का कोई पता नहीं है, आगे क्या होगा, आगे का कुछ पता होता है? अच्छा, अब भाजपा प्रत्याशी को इस चुनाव में कहाँ आते हैं? भाजपा प्रत्याशी अपना 5 लाख वोटों से जीतेंगे, बढ़िया। 5 लाख वोटों से? हाँ। दूसरे नंबर का प्रत्याशी भाजपा सपा, सॉरी, बहुजन समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी? अब दूसरे की मैं नहीं बताऊंगा अभी। क्योंकि एक इलाके में हमसे बसपा लड़ी है, एक इलाके में सपा लड़ी है। हम दोनों जगह लड़े हैं, और एक जगह हम वहां भी लड़े हैं जहां वे दोनों ही नहीं थे। यानी 3 मोर्चों पे आप फतेह हासिल कर? नहीं, आप समझिए चुनाव की, एक जगह बसपा थी, हमारी लड़ाई वहां थी बसपा से। एक जगह सपा थी, हमारी लड़ाई सपा थी। सपा से भी हम ही भाजपा ही लड़ रही थी, बसपा से भाजपा ही लड़ रही थी। और एक जो हमारा सेफ कॉर्नर है, वहां न सपा थी न बसपा थी, वहां हम ही लड़ रहे थे। मतलब जहां आप बसपा से लड़ रहे थे वहां सपा अनुपस्थित दिखी, हाँ। और जहां आप सपा से लड़ रहे थे वहां बसपा अनुपस्थित दिखी, और आपका जो कहते हैं कि दुर्ग था वहां दोनों अनुपस्थित थे। हाँ यही आधार है आपकी बड़ी जीत का, जो दावा आप कर रहे हैं। जी। चलिए, जो परिणाम होगा, परिणाम 4 जून को हम मंत्री जी की जो दावा है उसको भी परखेंगे। मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सवालों का थैंक यू। से जवाब दिया। साथियों, यदि आपको हमारी परिचर्चा पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए नई परिचर्चा लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।